Hello everyone, welcome to the pre-secure for the 5th December 2025। तो इसमें हम लोग करने वाले हैं 5 MCQ बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स और साथ में मिलेंगे आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। फर्स्ट इज अलकनंदा गैलेक्सी, सेकंड इज जियो पारसी स्कीम, थर्ड इज ध्रुवा इनिशिएटिव, फोर्थ इज नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंसमेंट स्कीम एंड फिफ्थ इज महद सत्याग्रह। ठीक है, तो ये पांचों टॉपिक हम करने वाले हैं और साथ में हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। क्या क्या टॉपिक आज हम लेने वाले हैं? अलकनंदा गैलेक्सी, जियो पारसी स्कीम, ध्रुवा इनिशिएटिव, नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंसमेंट स्कीम एंड महद सत्याग्रह। ठीक है, इसमें मैं आपको बताऊं कि सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ध्रुवा इनिशिएटिव। ये दूसरी बात न्यूज़ में मैं कवर करूंगा, इसको पहले मैं डीसीए में कवर कर चुका हूँ और आई थिंक 2-3 महीने पहले जब इसकी बात हो रही थी तब मैंने इसको कवर कर दिया है। तो काफ़ी हाई चांसेस है, वेरी वेरी हाई चांसेस कि आपको ये प्रीलिम्स में देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, जब हम प्रीलिम्स का रिवीजन भी करेंगे देन ऑल्सो विल रिवाइज दिस स्कीम। एंड वन इज अलकनंदा गैलेक्सी। अगर सेकंड इंपॉर्टेंट आप मुझसे पूछोगे तो अलकनंदा गैलेक्सी के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन आ सकता है। अलकनंदा गैलेक्सी के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। विथ रेफरेंस टू द रिसेंटली डिस्कवर्ड अलकनंदा गैलेक्सी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: द अलकनंदा गैलेक्सी discovered by the James Webb Space Telescope has a well-defined spiral structure है, despite forming during the early universe। अर्ली यूनिवर्स में बना है फिर भी स्पाइरल जैसा स्ट्रक्चर है। Spiral galaxies typically consist of a central bulge, spiral arm rich in young stars and a surrounding halo। हेलो मतलब लाइट, एक तरह से आप समझ सकते हो। ठीक है, तो गैलेक्सी में क्या होता है? बहुत सारे स्टार्स होते हैं, तो बहुत सारे स्टार की बात यहाँ हो रही है। ऑल स्पाइरल गैलेक्सीज इंक्लूडिंग द मिल्की वे लैक एनी बार लाइक स्ट्रक्चर एट देयर सेंटर। मिल्की वे और बाकी जो स्पाइरल गैलेक्सी है उनके सेंटर में, स्ट्रक्चर में कोई बार लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है। इस टॉपिक को डिटेल में समझते हैं। पुणे रिसर्चर्स फाइंड स्पाइरल गैलेक्सी लाइक मिल्की वे फ्रॉम अर्ली यूनिवर्स के टाइम का है। ठीक है, अब देखो ये स्पाइरल आर्म्स, यहाँ देखो ये अंदर में सेंटर में क्या है? सेंट्रल बल्ज बल्ज है। साइड में क्या है? हेलो है, मतलब हेलो मतलब थोड़ा सा रोशनी टाइप चीज आप मान सकते हो कि उसको हम हेलो बोलते हैं। सेंटर में क्या है? सेंट्रल बल्ज। और उसके बाद अंदर क्या है? स्पाइरल आर्म्स। ये स्पाइरल आर्म्स में यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे? स्टार्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये है इसका पूरा पूरा स्ट्रक्चर। ट्विस्टेड कलेक्शन ऑफ स्टार गैस एंड डस्ट कैरेक्टराइज्ड बाय अ फ्लैट रोटेटिंग डिस्क। कंपोनेंट क्या है? सेंट्रल बल्ब है, बिल्कुल सही बात है। डिस्क के नाम्स रेडिएट आउटवर्ड, कंटेन गैस, डस्ट एंड हॉट यंग स्टार्स। अ फेंट स्फेरिकल आउटर रीजन। इसमें से दो स्टेटमेंट करेक्ट थे, जिसमें से ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट था ही। ठीक है, तो ये इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो गई। सेकंड, अबाउट अलकनंदा गैलेक्सी, आइडेंटिफाइड एज अ मैसिव गैलेक्सी existing when the universe was just 1.5 billion year old। तो 1.5 बिलियन ईयर ओल्ड यूनिवर्स मतलब अभी जो यूनिवर्स का एज है उसका एज का सिर्फ 10% यूनिवर्स का एज हुआ करता था। अभी सोच लो आप, यूनिवर्स 15 बिलियन ओल्ड, 15 बिलियन ईयर ओल्ड हो चुका है। लोकेशन कहाँ है इसका? सिचुएटेड अप्रोक्सीमेटली 12 बिलियन लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अर्थ। मतलब उस टाइम पे 12 बिलियन लाइट ईयर्स अब पहले जो लाइट चली होगी वो अब अर्थ पे जाके पहुंची है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे रिसर्चर्स को वो मिली है। इट हैज अ टेक्स्ट बुक स्पाइरल स्ट्रक्चर विथ टू वेल डिफाइंड आर्म्स एंड अ ब्राइट सेंट्रल बल्ज। डायमीटर भी है इसका। इट हैज अ पावर हाउस ऑफ स्टेलर बर्थ। सिग्निफिकेंस क्या है? Significance challenges current cosmical model, which suggests early galaxies were chaotic and clumpy. Alaknanda proves mature structure formed much earlier than believed। तो earlier structure chaotic नहीं थे, clumpy structure नहीं थे galaxies के। अलकनंदा रिवर के नाम पे रखा गया है ना? अलकनंदा रिवर फाइंड द थीम एज द मिल्की वे इज कॉल्ड मंदाकिनी। मिल्की वे को हिंदी में क्या बोलते हैं? मंदाकिनी बोलते हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी क्या है? सिस्टर रिवर। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ है? नासा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इसमें यूज हुआ है। अब इसमें दो स्टेटमेंट जो सही हैं, वो कौन से स्टेटमेंट सही हैं? तो स्पाइरल गैलेक्सीज टिपिकली
कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल बर्ज, स्पाइरल आर्म्स रिच इन यंग स्टार्स एंड अ सराउंडिंग हेलो। तो ये सही है। The Alaknanda galaxy discovered by the James Webb Space Telescope has a well-defined spiral structure despite forming during the early universe. ये भी स्टेटमेंट सही है। All spiral galaxies, including the Milky Way, lack any bar-like structure. ये क्या है? गलत। तो फर्स्ट एंड सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या होगा? सही ओनली टू। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जियो पारसी। देखो ये ओल्ड स्कीम है, बट बार बार न्यूज में आ रहा है, फिर से न्यूज में है। ओल्ड स्कीम है। पारसी लोग कौन है पता है ना आपको? पारसी, ठीक है, ईरानी, जो लोग ईरान से आए। ईरान का पुराना नाम जो है वो क्या है? पर्सिया। पर्सिया से जो लोग माइग्रेट होके आए, पर्सिया में इस्लाम आने के पहले जो रिलीजन चलता था उसको हम क्या बोलते हैं? पर्सियन रिलीजन बोलते हैं, सॉरी, पारसी रिलीजन बोलते हैं। ये लोग अपने टाइटल में ईरानी भी लगाते हैं, पारसी भी लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बोमन ईरानी नाम सुना होगा आपने, स्मृति ईरानी, ठीक है, ये लोग क्या है? पारसी लोग हैं। टाटा, टाटा जो आप जानते हो, रतन टाटा, ये क्या थे? पारसी थे। तो पारसी लोग अमीर होते हैं, ठीक है, पारसी लोग मेहनती होते हैं। लेकिन सारे पारसी भी ऐसा अमीर नहीं है, पारसी लोग गरीब भी हैं। बट ओवरऑल पारसी कम्युनिटी क्या होती है? पारसी कम्युनिटी थोड़ा एक्सक्लूसिविस्ट होती है। जो लोग नॉन पारसी फैमिली में शादी करते हैं, तो उनको पारसी समुदाय से वो लोग एक तरह से आउटकास्ट कर देती हैं। तो ये पारसी कम्युनिटी के बारे में है। और पारसी कम्युनिटी का जो पॉपुलेशन है वो जबरदस्त डिक्लाइन हो रहा था। जैसे रतन टाटा ने शादी नहीं करा है, तो पारसी कम्युनिटी का जब पॉपुलेशन जबरदस्त डिक्लाइन हो रहा है, तो उसी को बचाने के लिए जियो पारसी स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स लेके आई थी, क्योंकि पारसी भी क्या है? माइनॉरिटी ही है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। द स्कीम इंक्लूड्स फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, बिल्कुल, सच एज आईवीएफ, सरोगेसी, along with चाइल्ड केयर एंड एल्डरली केयर असिस्टेंस। सब कुछ दे रही थी यहाँ पे, है ना? एल्डरली केयर, बूढ़े लोगों का केयर भी, कि बूढ़े लोग जो हैं जिए, ज्यादा दिन तक जिंदा रह पाए। द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस डायरेक्टली इम्प्लीमेंट्स द स्कीम एट द कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी लेवल पे डायरेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं करता है, इसलिए फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या है? सही है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ऑर्गेनाइजेज एडवोकेसी वर्कशॉप टू प्रमोट एंड स्ट्रेंथन द जियो पारसी स्कीम। जियो पारसी, ठीक है, जियो पारसी स्कीम के बारे में फर्स्ट सेकंड सही है। 2013-14 में लॉन्च हुआ है। नोडल मिनिस्ट्री कौन है? 100% फंडिंग मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का है। इसको परजोर फाउंडेशन और लोकल पारसी पंचायत में इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस हैज बीन इंगेज्ड, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के साथ क्या है? इंगेज टू कंडक्ट एज इन डेप्थ एविडेंस बेस्ड स्टडी ऑन द स्कीम्स डेमोग्राफिक इम्पैक्ट। स्कीम का जो डेमोग्राफिक इम्पैक्ट है उस पे इन डेप्थ स्टडी ये लोग कर रहे हैं, ठीक है। की कंपोनेंट क्या है? मेडिकल असिस्टेंस देना। मेडिकल असिस्टेंट, अब मान लो जो गरीब लोग हैं उनको क्या दोगे आप? मेडिकल असिस्टेंट दे सकते हो। जो जिनको बच्चा नहीं हो रहा उनको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, है ना, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी दिया जा सकता है। एडवोकेसी, जो लोग लेट मैरिजेस कर रहे हैं उनको बोला जाएगा थोड़ा जल्दी मैरिज कर लीजिए, आप फैमिली प्लानिंग अच्छे से कीजिए। हेल्थ ऑफ कम्युनिटी ऑफर्स मंथली फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर चाइल्ड केयर। चाइल्ड केयर के लिए, एल्डरली केयर के लिए भी सपोर्ट दे रहे हैं। डिजिटल एंड इकोनॉमिक सपोर्ट मिल रहा है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू मिल रहा है। अचानक से पारसी कम्युनिटी के पॉपुलेशन 2011 सेंसस में बहुत कम दिखाई दिया, 57,000 दिखाई दिया, है ना? सक्सेस इंडिकेटर, द स्कीम हैज सक्सेसफुली फैसिलिटेटेड द बर्थ ऑफ ओवर 400 पारसी चिल्ड्रन। 400 पारसी चिल्ड्रन का बर्थ इस स्कीम ने फैसिलिटेट किया है सिंस इट्स इंसेप्शन। इंसेप्शन से मतलब जब से ये लागू हुआ है तब से। ध्रुवा इनिशिएटिव के बारे में बात करते हैं। आज का ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्रुवा। Dhruva is governed by a Section 8 not for profit company set up under the Department of Post, similar to the NPCI model of payments। जैसे आरबीआई है, आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर क्या आता है? एनपीसीआई आता है। एनपीसीआई मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये यूपीआई वगैरह ये सब कुछ एनपीसीआई देखता है। ये एक तरह से सेक्शन 8 कंपनी है। सेक्शन 8 कंपनी का मतलब, सेक्शन 8 जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड है, मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर कोई एनजीओ स्टैब्लिश करना है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी स्टैब्लिश करना है, तो आप सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट के तहत नॉट फॉर प्रॉफिट को कंपनी को स्टैब्लिश कर सकते हो। तो वैसे ही डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर एक कंपनी स्टैब्लिश हुई है जिसका नाम क्या है? ध्रुवा।
दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है। अंडर द ध्रुवा फ्रेमवर्क एड्रेस इंफॉर्मेशन एजेंट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग द यूनिक एड्रेस लेवल टू यूजर्स। इस फ्रेमवर्क के अंदर एड्रेस इंफॉर्मेशन एजेंट्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल है। एड्रेस इंफॉर्मेशन एजेंट मतलब आपके घर पे जो एजेंट आएंगे वही रिस्पॉन्सिबल है आपको यूनिक एड्रेस कोड देने के लिए। ऐसा तो मुश्किल लग रहा है, ठीक है, कि ऐसे कोई आएगा और आपको ऐसा एक यूनिक कोड दे के जाएगा घर पे जो आएगा। डिजिपिन, डिजिपिन जैसे यूपीआई है ना, वैसे डिजिपिन द बैकबोन ऑफ दिस सिस्टम इज अ 10 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक कोड डिराइव्ड मैथमेटिकली फ्रॉम लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट्स। ठीक बात है। देखो, अब होता क्या है, हर जगह जैसे मान लो ये एक एरिया हो गया, है ना? अब एरिया में क्या होगा कि बहुत सारे घर हैं, कोई ऑफिस है, कोई नाला है, ठीक है, कोई घर है, वापस से कोई बिल्डिंग है। ये डिजिपिन क्या करेगा, डिजिपिन डिजिपिन हर एक एरिया को, हर एक घर को ऐसा मान लो एक यूनिक कोड असाइन करेगा, एक यूनिक कोड असाइन करेगा जो 10 कैरेक्टर का कोड होगा, अल्फा न्यूमेरिक होगा, जिसमें अल्फाबेट्स भी होंगे, जिसमें न्यूमेरिक भी होंगे। अल्फा न्यूमेरिक कोड असाइन करेगा जो कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कोऑर्डिनेट पे ही बेस्ड होता है। ये एक फिक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक तरह से समझ लो कि अब आपका एड्रेस ढूंढना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। डिजिपिन के हेल्प से ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट क्या करेगी, आपका जो एड्रेस होगा, ये जितने भी स्विगी, जोमेटो, अमेजन ऐसे वाले कस्टमर हैं उनको भेजेगी। इनका मैप वैप गलत नहीं होगा, करेक्ट रास्ते से यहाँ तक पहुंच पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही। यहाँ पे यूपीआई जैसा ही, एक तरह से यूपीआई जितना पर्टिकुलर होके काम कर पाता है, एक यूनिक कोड दे पाता है, वैसा यूनिक कोड डिजिपिन दे पाएगा हर घर को। हर घर मतलब एक फिक्स एरिया होगा, उतने एरिया को। ठीक है, वहां पे आपके पास एजेंट भेजे जाएंगे जो ये सब काम करेंगे। डायरेक्टली वो असाइन करना उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट जो है ओनली टू क्या था, गलत था। पोस्टल डिपार्टमेंट कंसिडर यूपीआई यूपीआई लाइक लेवल्स फॉर एड्रेसेस। ध्रुवा क्या है? ध्रुवा, ध्रुवा मतलब डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। नाम में ही इसका है वर्चुअल एड्रेस, वर्चुअल एड्रेस सबको देगा। लीगल बेसिस क्या है? पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू क्रिएट अ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा डिजिटली फॉर एड्रेसिंग रिप्लेसिंग टेक्सुअल एड्रेस, टेक्सुअल एड्रेस को रिप्लेस कर दिया जाएगा, यूपीआई लाइक लेवल से रिप्लेस कर दिया जाएगा। अब आपको घर का एड्रेस में नाम, पिता का नाम, फलाना मोहल्ला, गली मोहल्ला ये सब बताने की जरूरत नहीं होगी, पिन कोड ये सब बताने की जरूरत नहीं होगी। आप सीधे अल्फा न्यूमेरिक कोड बताओगे, वो यूनिक कोड डायरेक्टली आपके घर पे पहुंच जाएगा। जैसे यूपीआई एड्रेस में आपको बैंक अकाउंट, आईएफसी कोड ये सब बताने की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं ना। आप सीधे यूपीआई नंबर बताते हो कि यूपीआई कोड कितना है, खटाक से पैसा चला जाता है ना। पार्सल वार्सल भेजना कितना इजी हो जाएगा, सोचो। गवर्नेंस बॉडी, सेक्शन 8 कंपनी विल बी सेटअप अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ठीक है, सिमिलर टू द एनपीसीआई फॉर पेमेंट्स। हाउ इट वर्क्स, द लेबल एक्ट एज अ प्रॉक्सी, यूजर शेयर द लेबल नॉट द लॉन्ग एड्रेस। लॉन्ग एड्रेस शेयर करने की जरूरत नहीं रहेगी। लॉन्ग एड्रेस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के पास रहेगा, उससे वो देख लेगा कि कहाँ पे भेजना है। लिमिटेड टाइम के लिए एक्सेस रहेगा। यूजर मस्ट रीऑथराइज फॉर्म्स आफ्टर द पीरियड एक्सपायर। कहीं भी आप भेजते हो उस चीज को, है ना, ऑथराइज करते हो किसी चीज को, मान लो आप पोस्ट किसी को भेज रहे हो या फिर आप किसी को पार्सल भेज रहे हो, उस टाइम के लिए वो आपका एग्जैक्ट एड्रेस क्या रहेगा, उनके पास रहेगा। आपके कोड से जुड़ा हुआ एड्रेस उनके पास रहेगा। फिर वो आपका जो एग्जैक्ट एड्रेस है उनके पास नहीं रहेगा। एड्रेस सर्विस प्रोवाइडर की तरह काम करेंगे, एड्रेस इंफॉर्मेशन एजेंट की तरह काम करेंगे। इट इज अ वॉलेंट्री फॉर प्राइवेट फर्म्स, प्राइवेट फर्म्स के लिए एडॉप्शन क्या है, वॉलेंट्री होगा। ठीक है, फाउंडेशनल लेयर रिलाइज ऑन डिजिपिन, 10 चार कोड बेस्ड ऑन लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट पे ये क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है, डिजिपिन, ईच डिजिपिन कॉरस्पॉन्ड टू ए स्पेसिफिक पैच ऑफ लैंड, 14 स्क्वायर मीटर का लैंड होगा। 14 स्क्वायर मीटर कितना होगा, 4 इंटू 4 मीटर, 4 इंटू 4 मीटर को एक डिजिपिन ये लोग देंगे। टेक्नोलॉजी इज ओपन सोर्स बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। 4 इंटू 4 मीटर जो है, मान लो कि एक रूम जितना बड़ा हो जाएगा, है ना, तो एक रूम जितना बड़ा जो एरिया होगा, उतने एरिया को एक एक डिजिपिन अलॉट किया जाएगा। तो इसमें अब एक रूम से छोटा तो किसी का प्लॉट नहीं होगा, एक रूम से छोटा तो किसी का घर नहीं होगा, तो एक पर्टिकुलर यूनिक कोड सब किसी को मिल पाएगा। द टेक्नोलॉजी इज ओपन सोर्स बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट टेक्नोलॉजी को क्या कर रही है, ओपन सोर्स कर रही है।
ठीक है, ओपन सोर्स मतलब हर कोई इसको यूज कर पाएगा। जैसे यूपीआई आप फोन पे, गूगल पे कहीं से भी यूज करते हो, एंड्रॉयड को आप कहीं से भी यूज करते हो, किसी भी मोबाइल में यूज करते हो, है ना? मतलब एंड्रॉयड तो गूगल का है, किसी भी जगह से आप मोटरोला का फोन हो तब भी यूज करते हो, ठीक है? किसी और रेडमी Xiaomi का फोन हो तब भी यूज करते हो, तो वैसे ही ओपन सोर्स की तरह काम करेगा। फोर्थ, नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम। The scheme has been approved by the Ministry of Home Affairs for a duration of 5 years from 2024-25 to 28-29। नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉरेंसिक साइंस में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, इसको पहले भी कवर किया है। द स्कीम्स एम्स टू सपोर्ट द मैंडेट ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता which requires compulsory forensic investigation for offences punishable with imprisonment of 5 years or more, जिसमें 5 साल और उससे ज्यादा की सजा सुनाई जाए। द सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज फंक्शन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस सर्विसेज। अब ये तीन स्टेटमेंट है नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हांसमेंट स्कीम के बारे में, ठीक है? तो 1 और 3 सही है, 2 वाला जो है इसमें गलत है ना? इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हांसमेंट स्कीम है, सही बात है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, लास्ट ईयर लॉन्च किया गया था। नोडल मिनिस्ट्रीज की क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स है, ड्यूरेशन 5 ईयर, सही था। टोटल आउटले भी सही है। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू स्ट्रेंथन फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर फॉरेंसिक एग्जाम। फॉरेंसिक एग्जाम कहाँ चाहिए? क्राइम के टाइम पे चाहिए होता है, तो फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मैंडेट्स कंपल्सरी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन फॉर ऑल ऑफेंसेस पनिशेबल विद 7 ईयर और मोर। जहाँ पे सजा 7 साल से ज्यादा का है, वहां पे किसी निर्दोष को तो सजा नहीं मिलना चाहिए ना, तो वहां पे जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। दिस विल लीड टू अ मैसिव सर्ज इन सैंपल्स। NFIES प्रोवाइड्स द इंफ्रास्ट्रक्चर टू हैंडल द लोड। तो ये सारा लोड NFIES ही हैंडल करेगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज क्या रोल करेंगी? द प्रीमियर फॉरेंसिक लेबोरेटरीज इन इंडिया सपोर्टिंग द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। ये अपने क्रिमिनल जस्टिस या सावधान इंडिया है, इन सब में आपने बहुत देखा होगा, तो इसके बारे में बहुत समझाने की जरूरत नहीं है। महत सत्याग्रह के बारे में आता है। देखो ये हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। सत्याग्रह का नाम तो आप खुद सुने हो। सत्याग्रह नाम सुन के आपके दिमाग में एक नाम आता होगा, वो है महात्मा गांधी। बट जहां नाम लगा हुआ है महत सत्याग्रह, यहाँ पे आपके नाम में आना चाहिए डॉक्टर अंबेडकर। तो जैसे महात्मा गांधी सत्याग्रह करते थे, अनशन पे बैठते थे, ठीक है? डॉक्टर अंबेडकर भी सत्याग्रह किए जिसका नाम था महत सत्याग्रह। महात्मा गांधी अनशन में बैठते थे, बोलते थे कि हमें सिविल राइट्स चाहिए, ठीक है, हम नॉन कॉपरेशन करेंगे, ठीक है, हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करेंगे। तो ये सब गांधी जी करते थे, तो यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर बैठे, और यहाँ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बैठे, और अंग्रेजों के खिलाफ ये उनका महत सत्याग्रह नहीं था, रादर इंडियंस के अगेंस्ट था। जो अपर कास्ट इंडियन लोग थे, वो लोअर कास्ट, जो खासकर अनटचेबल उस टाइम पे के, जो अनटचेबल करार लोग थे, अनटचेबल्स के साथ वाटर शेयरिंग नहीं करते थे। वाटर का जो भी पॉन्ड वगैरह था, कुआं वगैरह था, तालाब वगैरह था, ठीक है ना? इन सबको साथ में एक्सेस नहीं करने मिलता था। आज के दिन में आपके पास क्या है? आपके आज के दिन में आपके पास आर्टिकल 15 है, आज के दिन में आपके पास आर्टिकल 17 है। तो ये आर्टिकल 15 17 खासकर ये इसीलिए इंश्योर कराए गए हैं कि अनटचेबिलिटी जो है इंडिया से खत्म हो, और जो भी पब्लिक रिसोर्सेज हैं उसका सबके लिए, सब उसका क्या कर पाए, इक्विटेबल रूप से यूज कर पाए। बट तब तो ऐसी चीजें नहीं थी। द मूवमेंट वाज लॉन्च टू इन्फोर्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बोले रेजोल्यूशन विच हैड अलाउड अनटचेबल्स टू यूज पब्लिक वाटर बॉडीज। उस टाइम पे उनको अनटचेबल बोला जाता था, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? तो बोले रेजोल्यूशन ने ये बोला था कि हाँ, वाटर बॉडीज उनको यूज करना चाहिए। ड्यूरिंग द सेकंड फेज ऑफ द सत्याग्रह इन दिसंबर 1927, द मनुस्मृति वाज बर्न्ड एज इट वाज रिजेक्टेड एज अ सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक बात है, मनुस्मृति को भी बर्न किया गया क्या? देखते हैं। मनुस्मृति को बर्न तो जरूर किया था डॉक्टर अम्बेडकर ने, कब किया था वो वाली बात। द लीगल विक्ट्री ग्रांटिंग दलित एक्सेस टू द चावदार टैंक was achieved immediately in 1927 following the purification ritual by upper caste। अब प्यूरिफिकेशन रिचुअल अपर कास्ट कर रहे हैं कि लोअर कास्ट कर रहे हैं, ये तो हमें देखना पड़ेगा। हाउ द महत सत्याग्रह शेप्ड कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कोर्स। थोड़ा सा ये एनालिटिकल है, एनालिटिक्स है इसमें, है ना? एनालिटिकल एंगल ज्यादा है यहाँ पे रादर देन द लिम्स। लिम्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकता है, हिस्ट्री में पूछा जा सकता है, इसके अलावा पॉलिटी के क्वेश्चंस बना के पूछे जा सकते हैं।
तो 1 एंड 2 सही था, थर्ड वाला जो था वो क्या था? गलत था। थर्ड वाला गलत क्यों था बताएँगे। बोले रेज़ोल्यूशन पास हुआ। बोले रेज़ोल्यूशन 1923 में पास्ड बाय द बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल अलाउइंग अनटचेबल टू यूज़ पब्लिक वाटर बॉडीज़। लोकल अपर कास्ट रिफ्यूज्ड इम्प्लीमेंटेशन। अपर कास्ट लोकल जो लोग थे, उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन को क्या कर दिया? रिफ्यूज़ कर दिया। ठीक है ना? रिचुअल इम्प्योरिटी द बिलीफ दैट अनटचेबल्स पॉल्यूटिंग द वाटर बाय मेयर टच वाज़ लीगली एंड मोरली चैलेंज्ड। रिचुअल्स बहुत बार क्या होता है आप देखे होंगे कि लोग गंगा जल छिड़कवाते हैं, है ना? पूजा-वूजा करवाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? रिचुअल इम्प्योरिटी। मतलब रिचुअल रिचुअल करके इम्प्योरिटी को खत्म करना, है ना? तो ये सिविल राइट्स मूवमेंट था एक तरह से फेज़ 1 1927 में आया, मार्च में, फिर दिसंबर में फिर दोबारा आया। लोकेशन का है महड, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। लीडर कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। सिविल राइट्स का सीधे-सीधे यहाँ पे असर्शन था। थाउज़ेंड्स ऑफ फॉलोअर के साथ गया, पानी-वानी पिया। ब्राह्मणिकल हेजेमनी, अपर कास्ट की हेजेमनी को यहाँ पे सीधे-सीधे नेग्लेक्ट किया। मनुस्मृति को बर्न किया। बर्थ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का जन्म हुआ कि जो चीज गलत है वो गलत है, जो भले ही लार्जर जो पब्लिक है या अपर कास्ट उसको मना कर रहे हैं। आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी लेटर एम्बेडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन वेर एक्सप्लिसिटली आर्टिकुलेटेड बाय एट महन। वुमेन का पार्टिसिपेशन रहा, नॉन वायलेंट रहा। आइडियोलॉजिकल बेसिस क्या रहा? फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन को उस समय आइडियोलॉजिकल बेसिस बनाया गया। फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी की बातें ही कही गई। आउटकम क्या हुआ? 1937, देखो 10 साल बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में फिर ने रूल किया और दलित्स के फेवर में रूल किया। पॉलिटिकल अवेकनिंग हुआ। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स डेवलप हुआ। बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी चीजें तो आई हैं। दिसंबर 25 रिकॉग्नाइज एज इंडियन वुमेन्स लिबरेशन डे, रिफ्लेक्टिंग द जेंडर्ड नेचर ऑफ अंबेडकर सोशल रेवोल्यूशन। तो ये रहा पूरा महत सत्याग्रह के बारे में। लास्ट, अब ये आई थिंक पांचों क्वेश्चन हम कर चुके हैं। फिर हम प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आते हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के बारे में बताइए। ये अर्थक्वेक के बारे में हम पढ़ चुके हैं, है ना? अर्थक्वेक के बारे में पढ़ चुके हैं, तो ये बताइए आप। ये 2 स्टेटमेंट पढ़िए, कमेंट में आंसर बताइए। नेवी डे कब मनाया जाता है? ये बताइए। इंडियन नेवी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 4 दिसंबर इन इंडिया टू कमेमोरेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन। किस ऑपरेशन को हम कमेमोरेट करते हैं 4 दिसंबर को नेवी डे मना के? बहुत इजी और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पीएम इंटर्नशिप स्कीम रिसेंटली हमने कवर किया था, उसके बारे में बताइए। 3 स्टेटमेंट, 4 ऑप्शन। कमेंट में बताइए, तीनों का आंसर बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू एंड जय हिंद। कल सैटरडे है, कल प्री सिक्योर नहीं आएगा क्योंकि सैटरडे को नहीं आता, मंडे टू फ्राइडे।